नमस्कार दोस्तों, टेक स्कैन के एक बिल्कुल नया फ्रेश और एक्साइटिंग एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहा हूं, जो है डायनामिक स्पेक्ट्रम शेयरिंग। दोस्तों, मैं जब लाइव स्ट्रीम कर रहा था तो बहुत दिन से मुझे ये रिक्वेस्ट आ रहा था कि डायनामिक स्पेक्ट्रम शेयरिंग के बारे में एक वीडियो बनाऊं और आसान भाषा में आप ये हमें बोलो कि डायनामिक स्पेक्ट्रम शेयरिंग क्या है। क्योंकि आपको पता है कि जो जनवरी या फरवरी महीने के अंदर एयरटेल जब हैदराबाद के अंदर अपने 5G टेस्टिंग को चालू किया था, तब एयरटेल को 5G स्पेक्ट्रम एलोकेट नहीं किया गया था और एयरटेल तब क्या किया कि अपने 4G स्पेक्ट्रम को एक डायनामिक स्पेक्ट्रम शेयरिंग की मदद से 5G सर्विस देने लगा। अभी बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर दोस्त के मन में ये सवाल आया है कि भाई ये डायनामिक स्पेक्ट्रम शेयरिंग होते क्या है। दोस्तों, डायनेमिक स्पेक्ट्रम शेयरिंग बहुत ज़्यादा सिंपल कॉन्सेप्ट है, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल टर्म आ सकते हैं। हो सकते हैं कि इसके बारे में आपको ठीक तरीके से समझ ना आए, लेकिन मैं बिल्कुल आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि डायनेमिक स्पेक्ट्रम शेयरिंग ओरिजिनली होते क्या है और क्या फ्यूचर में ये डायनेमिक स्पेक्ट्रम शेयरिंग टेक्नोलॉजी 5G सेगमेंट को बदल सकते हैं। चलिए जान लेते हैं और पूरा डिटेल्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले डायनामिक स्पेक्ट्रम शेयरिंग या DSS टेक्नोलॉजी होते क्या है या ये टेक्नोलॉजी को क्यों लाया गया। देखिए, मैं इंडिया स्पेसिफिक बात यहाँ पर करना चाहता हूँ। आज के डेट के अंदर भारत के अंदर ऑलमोस्ट 80% से भी ज़्यादा जो स्मार्टफोन है वो 4G स्मार्टफोन है। अभी 5G स्मार्टफोन रिसेंटली 2020 के मिडिल ऑफ 2020 से मेरे रोल आउट होना स्टार्ट हो चुका है और 5G अगर मैं मोबाइल फ़ोन्स की बात करता हूँ वो भारत के अंदर कंपेरेटिवली बहुत ज़्यादा कम है। तो मैक्सिमम लोग जो है वो 4G स्मार्टफोन को यूज़ करते हैं। अभी अगर एक टेलीकॉम कंपनी अपने पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को बदल कर अगर जो भी 4G मॉडेम से उसे अगर 5G पर वो कन्वर्ट कर देते हैं तो डेफिनेटली उन्हें ज़्यादा अच्छे खासे रेवेन्यू यहाँ पर जनरेट नहीं कर पाएंगे वो, क्योंकि वो हर एक कुछ नया लगा है, हर एक अच्छे खासे इन्वेस्टमेंट किया है हर एक टेलीकॉम कंपनी, लेकिन जो यूजर्स है उसका अमाउंट बहुत ज़्यादा कम है एज़ कम्पेयर टू 4G। तो इसी कॉन्सेप्ट को मद्देनजर रखते हुए जो टेलीकॉम कंपनीज है वो मेनली 5G सर्विस को रोल आउट करने के लिए डायनामिक स्पेक्ट्रम शेयरिंग को यूज़ किया है। ठीक है भाई, डायनामिक स्पेक्ट्रम शेयरिंग को यूज़ किया है, ये समझ में आ रहा है, लेकिन भाई होता क्या है ये चीज़। जो 4G सर्विस कंपनीज यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं तो 4G सर्विस मेनली मिड फ्रीक्वेंसी बैंड पर काम करते हैं, लेकिन 5G NR जो 5G न्यू रेडियो सर्विस है वो मेनली लो फ्रीक्वेंसी, मिड फ्रीक्वेंसी और हाई फ्रीक्वेंसी तीनों सेक्टर के अंदर काम करते हैं। अभी जो लो फ्रीक्वेंसी बैंड है 5G के अंदर, उसके अंदर स्पीड आपको कंपेरेटिवली कम मिलते हैं, लेकिन रेंज आपको ज़्यादा मिलते हैं, सबसे ज़्यादा मिलते हैं। अगर मैं मिड फ्रीक्वेंसी बैंड की बात करता हूँ वहाँ पर आपको मॉडरेट स्पीड भी मिलते हैं और मॉडरेट रेंज भी मिलते हैं, लेकिन जो हाई फ्रीक्वेंसी बैंड है वहाँ पर स्पीड आपको बहुत ही ज़बरदस्त मिलते हैं, लेकिन रेंज जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। और अगर मैं 4G LTE सर्विस की बात करता हूँ वो मेनली मिड फ्रीक्वेंसी बैंड के ऊपर काम करते हैं। तो दोनों सिस्टम को अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो एक जगह के अंदर वो कोइंसाइड कर जाते हैं, जो है मिड फ्रीक्वेंसी बैंड। तो दोस्तों, ये जो मिड फ्रीक्वेंसी बैंड है, फॉर एग्जांपल एक मोबाइल टावर है और वो मोबाइल टावर मेनली 4G मोबाइल टावर है, वहाँ पर जो भी मॉडेम्स वगैरह लगा हुआ है वो 4G मॉडेम लगा हुआ है और वहाँ पर जो स्पेक्ट्रम भी एलोकेट किया हुआ है या जो कैरियर एलोकेट किया हुआ है वो 4G कैरियर है। लेकिन वहाँ के लोगों को 5G सर्विस चाहिए, 5G सर्विस का एक्सपीरियंस चाहिए। तो कंपनीज क्या करते हैं कि वही 4G स्पेक्ट्रम को या वही 4G सर्विस को वो मॉडिफाई कर देते हैं और कस्टमर्स के हिसाब से या ट्रैफिक के हिसाब से वो 4G और 5G के अंदर कन्वर्ट करते रहते हैं। जिसको मैं समझा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक मोबाइल टावर है जो 100 लोगों को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। अभी मान लीजिए कि एक मोबाइल टावर्स के अंदर 80 लोग जो है वो 5G सर्विस यूज़ करना चाहते हैं और 20 लोग जो है वो 4G सर्विस यूज़ करना चाहते हैं। तो कंपनी वही मोबाइल टावर को कुछ इस तरीके से सॉफ्टवेयर अपग्रेड कर देते हैं कि जो 5G NR सिस्टम है वो 80 लोगों के लिए एलोकेट किया जाए एक ही स्पेक्ट्रम बैंड को यूज़ करके, और बाकी जो 20 लोग हैं उन्हें 4G सर्विस यहाँ पर दिया जाए। मतलब कंपनीज उस मोबाइल टावर को इस तरीके से इंटीग्रेट कर देते हैं कि वो डायनामिकली चेंज कर पाएंगे जिस तरीके से ट्रैफिक यहाँ पर बदलते रहते हैं। फॉर एग्जांपल 50 5G यूजर्स है और 50 4G यूजर्स है, तो वो मोबाइल टावर कुछ इस तरीके से चेंज हो जाएंगे, उनके स्पेक्ट्रम कुछ इस तरीके से चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिकली कि 50 लोगों को 4G एलोकेट किया जाएगा और 50 लोगों को 5G एलोकेट किया जाएगा। लेकिन वहाँ पर मॉडेम्स जो लगा हुआ है मोबाइल टावर के अंदर, वहाँ पर किसी भी तरीके का प्रॉब्लम्स नहीं हो रहा है, किसी भी तरीके का चेंजेस नहीं हो रहा है, और जो स्पेक्ट्रम को वहाँ पर यूज किया जा रहा है वो 4G स्पेक्ट्रम है। लेकिन 4G स्पेक्ट्रम जो मिड फ्रीक्वेंसी बैंड है, मिड फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम है, उसे कंपनी डायनेमिकली चेंज कर रहा है 4G और 5G के लिए।
अगर 4G का अमाउंट बढ़ जाते हैं मोबाइल टावर या जो स्पेक्ट्रम है 4G के ऊपर फोकस करेंगे, और अगर 5G बढ़ जाते हैं तो 5G के ऊपर फोकस करेंगे। हर 1 मिलीसेकंड के अंदर जो मोबाइल टावर से वो ये कैपेबल है कि वो 4G और 5G के अंदर स्विच कर सके। तो इससे सुविधा क्या होंगे? बहुत ज़्यादा सुविधा है। अगर कंपनीज को एकदम नए सिरे से 5G इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है तो उन्हें नए मॉडेम की आवश्यकता है, नए सॉफ्टवेयर की आवश्यकता है, नए स्पेक्ट्रम की आवश्यकता है। तो ये कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की बात है। लेकिन अगर वो एग्जिस्टिंग सिस्टम को, एग्जिस्टिंग 4G सिस्टम के अंदर कुछ सॉफ्टवेयर अपग्रेड की मदद से मेनली 5G और 4G के अंदर शिफ्ट करते रहे तो कंपनीज का 2 फायदा। एक जो है वो नया से इन्वेस्टमेंट करने की आवश्यकता नहीं है पूरे मॉडेम स्पेक्ट्रम के ऊपर, और सेकेंड जो चीज़ है कस्टमर्स के डिमांड के हिसाब से वो चेंज कर पाएंगे, मतलब कंपनीज का किसी भी तरीके का लॉस होने की संभावना नहीं है। पहले ही मैंने कहा कि अगर कंपनी इन्वेस्ट करके पूरा 5G इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए और 5G यूजर्स अगर ना हुए तो 5G से 4G पर तो वो कन्वर्ट नहीं कर सकते, लेकिन अगर वो 4G सर्विस यूज कर रहे और वहां पर से 5G के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं जिस तरीके से कस्टमर्स का डिमांड है, तो कंपनी के लिए किसी भी अमाउंट ऑफ लॉस यहाँ पर नहीं हो रहा है। और इसी कारण से एयरटेल मेनली डायनेमिक स्पेक्ट्रम शेयरिंग सिस्टम को यूज किया, और ये जो प्रोसीजर है ये कुछ बिल्कुल सिंपल सॉफ्टवेयर ट्रिक की मदद से या सॉफ्टवेयर अपग्रेड की मदद से हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि पूरा चीज़ यहाँ पर चेंज करना होगा। तो बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल आसान सा कॉन्सेप्ट है। 4G और 5G के अंदर वो इंटरचेंज होते रहते हैं। जिस अमाउंट ऑफ कस्टमर्स का डिमांड है उस अमाउंट ऑफ इंटरचेंज जो वो यहाँ पर होते रहते हैं 4G और 5G के अंदर, और इसी मेथड को यूज़ करके डायनेमिक स्पेक्ट्रम शेयरिंग काम में आते हैं। यहाँ पर कंपनी का बहुत ज़्यादा खर्चे बच जाएंगे और एक आसान से सॉफ्टवेयर अपडेट की मदद से वो मिले डायनेमिक स्पेक्ट्रम शेयरिंग को एलोकेट कर सकते हैं और कस्टमर्स को हाई स्पीड इंटरनेट यहाँ पर मिल सकता है। अभी आप ये पूछेंगे कि भाई कंपनी फिर 5G सर्विस के लिए इतने पैसे खर्च क्यों करना चाहते हैं? देखिए, डायनेमिक स्पेक्ट्रम शेयरिंग की मदद से आपको यूजुअली 5G NR सिस्टम तो मिल जाएंगे, लेकिन जो स्पीड होंगे वो प्योर 5G की तरह नहीं होंगे। प्योर 5G के अंदर आपको 1 Gbps 2 Gbps अप टू 20 Gbps तक की स्पीड देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन अगर मैं एयरटेल की भी बात करता हूँ तो हैदराबाद के अंदर जो DSS टेक्नोलॉजी को, मतलब डायनेमिक स्पेक्ट्रम शेयरिंग टेक्नोलॉजी को यूज़ किया था, वहाँ पर 310 Mbps का स्पीड मैक्सिमम आया था। मतलब इतने हाई अमाउंट ऑफ स्पीड जो है वो मेनली डायनेमिक स्पेक्ट्रम शेयरिंग की मदद से अचीव नहीं किया जा सकता, और इसी कारण से कंपनीज को प्योर 5G सर्विस तो लॉन्च करना है, लेकिन वो एक साथ लॉन्च ना करके वो धीरे धीरे बहुत सारी जगह के अंदर डायनेमिक स्पेक्ट्रम शेयरिंग यूज़ कर रहे हैं। जहाँ पर कंपनीज देखते हैं कि हाँ यहाँ पर 5G कंज्यूमर सबसे ज़्यादा है, वहाँ पर वो नया जो 5G सिस्टम है वो इंस्टॉल कर देंगे और लोगों को और भी बेहतर बेनिफिट्स मिलेंगे। तो आशा करते हैं ये वीडियो देखने की मदद से आपके मन में जो भी कंफ्यूजन था डायनेमिक स्पेक्ट्रम शेयरिंग की मदद से वो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। इसके बाद भी अगर आपके मन में कुछ संशय रहते हैं तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन पर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यही सारा अपडेट सामने सामने निकल के आ रहा था जो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करूँ। अगर वीडियो पसंद आया, कुछ नई जानकारी मिला तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो डेली बेसिस देखने के लिए। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर। आपसे फिर से मुलाकात होगी ऐसी कोई नया वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा।